हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है। मतलब हम एज ए मेडिसिन में मतलब बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोड्यूस्ड थेरेपेटिक एजेंट्स हैं, मतलब डिजीज़ क्योर करने वाले जो एजेंट्स हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं। उनके एडवांटेज है कि वो एलर्जी नहीं प्रोड्यूस करते, हाइपो एलर्जिक होते हैं, नन मतलब ना के बराबर एलर्जी होगी। हम उनका मास प्रोडक्शन कर सकेंगे उन थेरेपेटिक एजेंट्स का, और हमें जो चाहिए टारगेटेड या डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज ध्यान रखना बेटा। इसके बाद अभी तक 30 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं जो अप्रूव हो चुके हैं ह्यूमन यूज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में 12 हैं। कितने? 12। और पूरे वर्ल्ड में 30 प्रोड्यूस हो चुके हैं या अप्रूव हो चुके हैं, आप ये कहिएगा, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पैक्ट है, जिससे हम मेडिसिन्स को या थेरेपेटिक एजेंट्स का मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो सेफ होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं, और कोई एलर्जी या इम्यूनोलॉजिकल अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वही बात है, मैंने अलग से लिख रखी थी, ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ इंसुलिन की। इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है, और आपको पता है डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन दिया जाता है जिनको डायबिटीज़ होती है। मतलब हमारा पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, वो इंसुलिन अल्फा जो सेल्स हैं या बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जिनका इंक्रीज हो गया उसको बोलते हैं कि इसको शुगर हो गई या डायबिटीज़ हो गई। तो उसके लिए जिसको डायबिटीज़ हो रही है उसको क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली इंसुलिन लेना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बॉडी उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस करती है जितना कि हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करें? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे एनिमल्स से इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैटल्स, पिग्स। इनको स्लॉटर किया जाता है मीट के लिए, मतलब काटा जाता है, ठीक है। तो इनके पैनक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट कर लो और इसको दे दो। लेकिन बेटा वो इतना इफेक्टिव नहीं था ह्यूमंस के लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कर रहा था। किसी में बहुत सीवियर एलर्जी होती थी, किसी में कुछ ही सिम्टम्स आ पाते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इतना इफेक्टिव नहीं था कैटल्स और पिग वाला इंसुलिन। लेकिन फिर भी उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो यही इंसुलिन दिया जाता था शुगर वाले को। लेकिन अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से किसी बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाएं तो सिंपल हो जाएगी ये, तो है ना। अच्छा, एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि ओरल इंसुलिन नहीं ले सकते, इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीनियस हार्मोन है, और आपको पता है प्रोटीन को अगर ओरली लेंगे तो स्टमक में जाते ही ट्रिप्सिन उस पर काम करेगा, पेप्सिनोजन काम करेगा, पेप्सिन, और इंटेस्टाइन में उस पर ट्रिप्सिन करेगा और इसको ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रोटीन को। इसलिए इसको ओरली नहीं लिया जा सकता। हालांकि अभी ओरली के लिए बहुत ज़्यादा वो चल रही है, रिसर्च बना देंगे मतलब, ठीक है। ये वही बात है, डायबिटीज़ के लिए पहले के टाइम पे स्लोटर्ड कैटल्स और पिग्स थे, वहाँ से हम उनके पैनक्रियाज से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे जो कि एलर्जी कोज करता था, ठीक है। समझ आई बात? हाँ, इंसुलिन क्या है बेटा? ह्यूमुलिन बोलेंगे। जो आरएनए टेक्नोलॉजी से हम प्रोड्यूस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन, उसको ह्यूमुलिन बोलेंगे, ह्यूमुलिन, ठीक है। और सबसे पहले इसको इली लिली कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, अमेरिका की कंपनी है इली लिली, 1983 में। इंसुलिन क्या है बेटा? इंसुलिन कंसिस्ट 51 अमीनो एसिड्स। मतलब इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है, ये 51 अमीनो एसिड से बना है। इसके पास 2 चेन्स होती है, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन में होते हैं 21 अमीनो एसिड्स और बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स, ठीक है। और फिर ये दोनों जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से या डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है। इंसुलिन जैसे प्रो हार्मोन के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन जब सिंथेसाइज होता है तो पहले प्रो हार्मोन होता है, ठीक है।
मतलब मैच्योर नहीं हुआ होता तब तक इसके पास 3 चेन्स होती है, ए चेन, बी चेन और सी पेप्टाइड चेन। ठीक है, यानी कि ए चेन और बी चेन तो होगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी होता है जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में तो प्रेजेंट होगा सी पेप्टाइड, लेकिन मैच्योर इंसुलिन बनने तक इस सी पेप्टाइड चेन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। फिर ये दो चेन बनती है, चेन बीटा, NH2 स्टार्टिंग पॉइंट है, COH एंडिंग पॉइंट है। ए चेन और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। तो ये तो प्रो इंसुलिन है, प्रो हार्मोन है जिसमें तीनों चेन है, और जो ये है जिसमें सिर्फ ए चेन है और बी चेन है और दोनों जुड़ किससे रही है, डाइसल्फाइड ब्रिज से। ये है इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, बात समझ आई, ध्यान रखना। इंसुलिन के पास 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ए चेन में 21 अमीनो एसिड्स, बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स, और एक और एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको सी पेप्टाइड बोला जाता है। ये सिर्फ प्रो हार्मोन में, प्रो इंसुलिन में होता है, मैच्योर्ड इंसुलिन में नहीं होता। ये तब तक रिमूव हो चुका है, मैच्योरेशन के दौरान इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इंसुलिन चैलेंज क्या था? कंपनी कह रही है कि हम तैयार करेंगे इसको, लेकिन चैलेंज क्या था? इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में असेंबल करना। यहाँ तक बना दिया, मान लो बैक्टीरिया में हम बना भी ले इसको, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, ये चैलेंज था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले किसने बनाया, इन 1983 में इली लिली कंपनी है जिसने 2 DNA सीक्वेंस कोरस्पॉन्डिंग, मतलब अलग अलग ए चेन के लिए और बी चेन के लिए प्रोड्यूस किए। 2 DNA सीक्वेंस, ए चेन अलग बनाएंगे, बी चेन अलग बनाएंगे, और फिर इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे, जिसको क्या बोलेंगे, होमोलीन, है ना। एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स। 2 DNA सीक्वेंस लेंगे, ए की अलग, बी की अलग, और फिर उसको किस में प्रोड्यूस कर देंगे, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर वहां से क्या आ गया, ए एंड बी चेन प्रोड्यूस सेपरेटली। ए चेन भी प्रोड्यूस होगी और बी चेन भी अलग अलग, दोनों को लिया, फिर जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो एज ए फैक्ट्री कौन काम करेगा, एस्चेरिचिया कोलाई, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, इससे पहले मेरे को ये बताओ, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलिडोगाइन इनकोग्निटा। मेलिडोगाइन इनकोग्निटा क्या है बेटा, बैक्टीरिया है, वायरस है, या क्या है? और ये टोबैको प्लांट के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? ठीक है, इसके बाद RNA इंटरफेरेंस में 2 एंजाइम हैं जो डबल स्टैंडर्ड RNA को देखते ही इसको क्लीव कर देते हैं, उन दोनों एंजाइम का नाम बताना है। और एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक एंजाइम काम करता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है। ठीक है, इसके बाद कॉटन बॉलवर्म के लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना, कॉटन बॉलवर्म के लिए जो 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है उनके नाम लिख भेजना। ठीक है, इसके बाद है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको हम जेनेटिक्स की सहायता से या बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से प्रोड्यूस कर चुके हैं। सबसे पहला जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, इंसुलिन, किसके लिए, डायबिटिक्स के लिए। फैक्टर 8 फॉर हीमोफीलिया ए, जिसको हीमोफीलिया ए होता है वो फैक्टर 8 की वजह से होता है, फैक्टर 8 नहीं होता है तो जेनेटिकली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और हीमोफीलिया ए वाले पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे वो इससे क्योर हो सकता है। ठीक है, फैक्टर 9 जिसके कारण हीमोफीलिया बी प्रोड्यूस होता है, उसको भी हम जेनेटिकली इंजीनियर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इराइथ्रोपोएटिन, EPO, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इराइथ्रोपोएटिन। ठीक है, ये याद करना है बेटा, और बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन यही है ना। 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन एंड गामा इंटरफेरॉन, ये तीनों टाइप के इंटरफेरॉन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेगस कॉलोनी, जिससे क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की है ना, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए ये चाहिए GM-CSF, तो इसको भी हम जेनेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उसको स्टिमुलेट करने के लिए GM-CSF की ज़रूरत होती है इस फैक्टर की, और ये फैक्टर हम जेनेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग से। ठीक है,
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो ब्लड क्लॉट्स को डिजोल्व करता है। कौन? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसके बाद एडिनोसिन डीएमाइनेज, एडीए, ये एक एंजाइम है बेटा जो SCID, एक सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी से डिजीज होती है, बहुत डेडली डिजीज है और ये हेरिडेटरी होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए एडीए को प्रोड्यूस किया जाता है और ये अगला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। इसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टू वैक्सीनेट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बना है वो कैसे बना है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अगर पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कौन सा वैक्सीन तैयार किया गया है, तो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, नाम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है। हार्मोन कौन से? इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। एक ये एंजाइम होता है एडेनोसिन डीएमाइनेज जो हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद फैक्टर 8 और 9 जो हीमोफिलिया ए और बी के लिए है रिस्पॉन्सिबल, इराइथ्रोपोइटिन एनीमिया के लिए, इंटरफेरोन, अल्फा बीटा गामा इंटरफेरोन्स, ठीक है। ये तो याद ही करने हैं आपको। इसके बाद ये है GM-CSF और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ब्लड क्लॉट्स को डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया? बस यही करो बेटा, ठीक है। थैंक यू।